गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिटेल से जान लिया था। आज अपन इस क्लास में RH ब्लड ग्रुप, आपने नाम सुना होगा सभी ने कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स के अलावा एक ब्लड ग्रुप का टाइप और होता है जिसे अपन RH ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी कि अपना जो ब्लड है, जैसे मान लो कि कई बार आपने सुना होगा कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है, तो वो डिपेंड किस पे करता है? RH फैक्टर पर। इसे अपन RH फैक्टर भी बोल सकते हैं, RH एंटीजन भी बोल सकते हैं, RH ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे इसकी खोज हुई, इसका महत्व क्या है, तो ये अपन आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपने को ये समझना, ये जानना, या अपने को इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो कि अपन चोटग्रस्त हो जाते हैं, अपनी चोट लग जाती है, ब्लड बह जाता है, तो अपने ब्लड की जरूरत होती है, तो अपन को पता होना चाहिए कि अपना ब्लड ग्रुप क्या है, अपन को कौन सा ब्लड ग्रुप अपन ले सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप अपन ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। तो इस सभी को अपन जानने के लिए आज ये टॉपिक लिए हैं, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से भी, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है RH ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे इसकी खोज हुई, होता क्या है। तो आपने नाम सुने होंगे, विनर विनर लेविने एवं मुरांट। विनर, लेविने एवं मुरांट, इन 3 वैज्ञानिकों के अलावा कुछ अन्य और वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव रक्त, जिसे बोलते हैं अपन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, इसमें या इससे संबंधित एक बहुयुग्म एलील, क्या खोजा? बहुयुग्म एलील। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने लास्ट मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस पढ़ा था, बहुयुग्म जीन एलील वंशागति। तो उसी में अध्ययन के दौरान ये इसको भी खोजा गया इन साइंटिस्ट के द्वारा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, विनर, लेविने एवं मुरांट वैज्ञानिकों ने एवं इनके साथ कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड से संबंधित कुछ बहुयुग्म एलील या एक बहुयुग्म एलील की एक और श्रृंखला की खोज की। वो ए बी ओ की तो खोज कर लिए, लेकिन उसके अलावा इन्होंने एक बहुयुग्म एलील की और खोज की, जिसे अपन RH ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये खोज का श्रेय इनको हो गया। इन वैज्ञानिकों ने अब आगे क्या किया? इन वैज्ञानिकों ने रिसस मंकी, नाम सुना होगा सभी ने, रिसस मंकी का ब्लड, इन वैज्ञानिकों ने रिसस मंकी का ब्लड गिनिया पिग, गिनिया पिग
की बॉडी में ट्रांसफर किया, गिनिया पिग की बॉडी में ट्रांसफर किया। यानी रिसस नामक रिसस एक स्पीसीज है इनकी, मंकी की, इनका ब्लड निकालकर उसको एक गिनिया पिग में ट्रांसफर कर दिया। तो कुछ टाइम बाद इन साइंटिस्ट ने देखा, इन वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो पिग है इसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। अतः ये एंटीबॉडी बनेगी तो ये क्या करेगी, ये जो मंकी का जो ब्लड था, इसकी जो आरबीसी सेल्स थी, इनका ये एंटीबॉडी समूहन, जिसे बोल रहे थे अपन एग्लूटिनेशन, करना स्टार्ट कर देती है। यानी गिनिया पिग में इस मंकी के ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बनेगी तो ये इसकी जो मंकी की जो ब्लड था उसमें जो आरबीसी थी उनका ये समूहन करना या एग्लूटिनेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रोसेस से इन साइंटिस्ट ने ये परिणाम निकाला, ये अनुमान लगाया कि ये जो रिसस मंकी था इसके ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट था। ये जो रिसस मंकी था इसके ब्लड में एक RH एंटीजन प्रेजेंट था, जिसके कारण ही यहाँ पे यह समूहन की क्रिया हो रही है। पर इधर तो एंटीबॉडी बन रही है इसके खिलाफ और इधर एंटीजन, इसके ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, तो समूहन की क्रिया होगी ही होगी। तो इन साइंटिस्ट ने यही बताया कि रिसस मंकी के ब्लड में RH एंटीजन मौजूद होता है। क्लियर है? अब ये कहानी यहां तक ही सीमित नहीं हुई। इन साइंटिस्ट ने रिसस मंकी के ब्लड को विभिन्न प्रकार के ह्यूमंस के ब्लड सैंपल के साथ रिएक्शन करवा के देखा, तो उन्होंने पाया कि कुछ ब्लड में इस रिएक्शन के दौरान तो समूहन की क्रिया हुई, लेकिन कुछ में नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ब्लड सैंपल में इन दोनों को मिलाया गया, एक तरफ तो रिसस मंकी का ब्लड था, दूसरी तरफ ह्यूमन का ब्लड था, तो जहां पर समूहन की क्रिया हुई तो उस संबंधित ह्यूमन में तो एंटीजन प्रेजेंट था, इसलिए समूहन की क्रिया हुई, और जिसमें समूहन की क्रिया नहीं हुई उसमें RH एंटीजन एब्सेंट था, इसलिए समूहन की क्रिया नहीं हुई। अतः इस आधार पर समस्त ह्यूमन स्पीसीज, मानव जाति को दो भागों में विभाजित किया है। वो दो भाग कौन कौन से होंगे? फर्स्ट तो कौन सा हो गया? जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट तो वो इंसान जिनमें RH एंटीजन उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? RH पॉजिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? RH पॉजिटिव। और जिनमें सेकंड कौन से होंगे? जिनमें RH एंटीजन एब्सेंट होगा, वो क्या कहलाएंगे? RH नेगेटिव कहलाते हैं। और अपने पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग 93% तो RH पॉजिटिव इंसान है और लगभग 7% RH नेगेटिव है। ऑल ओवर देखें 100 में से तो 93 तो RH पॉजिटिव इंसान है, ह्यूमंस है, और बाकी 7% RH नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? तो इन वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह पता चल गया कि ABO के अलावा भी एक ऐसा फैक्टर या ऐसा ब्लड ग्रुप है जो इंसानों में पाया जाता है, रिसस मंकी में भी मिलता है और ह्यूमंस में भी मिलता है, जिसके आधार पर यह पता चल गया कि RH पॉजिटिव ह्यूमंस भी होते हैं और RH नेगेटिव ह्यूमंस भी होते हैं। और एक बात ये और ध्यान रखना कि अगर किसी RH नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है
जैसे मेरा है और आपका पॉजिटिव है, तो मेरे को जरूरत है ब्लड की, तो मैंने आपसे ब्लड ले लिया, यानी मेरा आरएच नेगेटिव था, इधर आरएच पॉजिटिव आ गया, तो एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी मेरी बॉडी में आपके ब्लड ग्रुप के खिलाफ, क्योंकि मेरी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी बनी हुई नहीं होती है। जैसे मान लो कि मेरा आरएच नेगेटिव है और आपका है पॉजिटिव, पहले से मेरी बॉडी में आरएच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। वो कब होगी? प्रतिक्रिया स्वरूप, जब मैं आपका आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड लूंगा मेरे आरएच नेगेटिव में, तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो ये भी इन साइंटिस्ट ने बताया। ये तो अपन ने ऑल ओवर इसकी हिस्ट्री, कैसे इसका पता चला, क्या इसका करेक्टर है, वो सब कुछ अपन ने जान लिया है। अब अपन बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो देखते हैं इसका महत्व। तो कई बार आपके एग्जाम में इसका ओनली महत्व भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप। तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल भी लेंगे बहुत अच्छा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान देना, इंपॉर्टेंस। महत्व। मान लो किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, इसको ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है RH पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको समझना। तो इस RH नेगेटिव वाले ह्यूमन में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी इस RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के खिलाफ। क्लियर है ये चीज? अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि किसी ह्यूमन जो था RH नेगेटिव का किसी एक्सीडेंट में अधिकतर ब्लड बह गया, तो उसको ब्लड की जरूरत होगी। तो उस RH नेगेटिव वाले ह्यूमन को जो उसका ब्लड था, ब्लड ग्रुप, वो था A ब्लड ग्रुप। RH नेगेटिव था और उसका जो मेन ब्लड ग्रुप था वो ए ब्लड ग्रुप था। उस A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, अब A ब्लड ग्रुप है तो उसका A ब्लड ग्रुप को देंगे अपन। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में जाना था कि A ब्लड ग्रुप वाला जो ह्यूमन है वो A वाले से ब्लड ग्रुप ले सकता है और O वाले से ले सकता है। क्लियर है? अब इसको अन्य A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप दे दिया। ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार, वापस रिपीट कर रहा हूं कि कोई RH नेगेटिव ह्यूमन था, उसका एक्सीडेंट हो गया सड़क दुर्घटना में, उसका ब्लड बह गया, दुर्घटना में ब्लड ही बहेगा, तो उसको ब्लड की जरूरत हुई। तो उसका जो ब्लड ग्रुप था मेन वो A था, A ब्लड ग्रुप का था वो। तो उसको एक अन्य व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप A था उसका ब्लड चढ़ा दिया गया। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे क्या होना है कि इस RH नेगेटिव ह्यूमन जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको ये ब्लड चढ़ाया गया है, अगर उसने पहले कभी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रहण नहीं किया है तो फिलहाल इस इंसान की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी पहले से बनी हुई नहीं होती है RH पॉजिटिव के खिलाफ या RH नेगेटिव के खिलाफ। लेकिन यहां पे मान लो कि ये जो अन्य इंसान का A ब्लड ग्रुप वाले का इसको ब्लड दिया गया है, ये मान लो कि RH पॉजिटिव था, RH पॉजिटिव था। अगर पहले इसको कभी ब्लड की आवश्यकता नहीं हुई, यानी कि एंटीबॉडी नहीं बनी RH पॉजिटिव के खिलाफ अभी तक, लेकिन अब इसको ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो RH
ए ब्लड ग्रुप वाले अन्य व्यक्ति का ब्लड दिया था जो RH पॉजिटिव था। अब इस ह्यूमन में इस ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। उस टाइम तो कोई विशेष क्रिया नहीं होगी, लेकिन इसको फिर से अब एंटीबॉडी बन चुकी है इसके ब्लड में इसके खिलाफ, यानी फर्स्ट बार ट्रांसफर किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर सेकेंड बार इस इंसान को फिर से ए ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ी और अपन ने इसको RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, तो यहां पे वो एंटीबॉडी इसमें पहले से बनी हुई है, तो वहां पे सम्मोहन की क्रिया हो जाएगी, फिर उस इंसान की मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर RH नेगेटिव वाला कोई ह्यूमन है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो उसे RH नेगेटिव वाला ही ब्लड देना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। अगर RH पॉजिटिव वाला है तो उसे RH पॉजिटिव ही ब्लड देना चाहिए, RH नेगेटिव नहीं। तो विपरीत अगर ब्लड ग्रुप अपन ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां पे समूहन की क्रिया होगी, गुच्छन की क्रिया होगी, और संबंधित जो इंसान है उसके जो ब्लड में जो रक्त कणिकाएं हैं उनमें समूहन की क्रिया हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। ठीक है, तो इसमें यह चीज ध्यान रखना कि प्राकृतिक रूप से अपनी बॉडी में इस RH एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी कब बनेगी? जब जैसे मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप था RH नेगेटिव और मेरे को दे दिया RH पॉजिटिव, तब इसके खिलाफ यहां पे एंटीबॉडी बन जाएगी। मृत्यु नहीं होगी तब भी। मृत्यु कब होगी? जब वापस से RH पॉजिटिव फिर से दे दिया, तो एंटीबॉडी तो पहले से बनी हुई है, तो आराम से एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया करके सम्मोहन की क्रिया कर देगी और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो हमेशा RH नेगेटिव को RH नेगेटिव वाला और RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव वाला ब्लड ही ट्रांसफर करना चाहिए या देना चाहिए। तो ये था इसका इंपॉर्टेंस। मैंने अच्छे से समझाया है, बहुत इजी है, आराम से आप समझ चुके होंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी में इंसानों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उसका भी आपके 3rd यूनिट में जिक्र किया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना छोटा सा ही है, ये थोड़ा सा सूख जाने दो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, लिंग निर्धारण किसमें? मानव में। कैसे होता है वो आपने 11th 12th में भी शायद पढ़ लिया होगा। तो ह्यूमन में जो मेल होता है, मेल, इसके द्वारा 2 टाइप के युग्मक जिन्हें बोलते हैं गैमीट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट 22+X एवं 22+Y, अर्थात यह कैसा हो गया? विषम युग्मकी, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस विषम युग्मकी, क्योंकि एक ह्यूमन में ह्यूमन मेल और फीमेल, तो मेल के द्वारा 2 प्रकार के युग्मक या गैमेट्स बनते हैं, तो 22+X और एक 22+Y। तो ये कैसा हो गया? विषम युग्मकी। अगर समान प्रकार के बनाता तो समयुग्मकी होता। समयुग्मकी कौन होती है? फीमेल, मादा, फीमेल। इसके द्वारा एक ही टाइप के गैमीट्स बनाए जाते हैं।
कौन कौन से? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ये कैसे बने हैं यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो कैसे बने हैं? टोटल क्रोमोसोम 46 लेकिन एलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 और 22 कितने हो गए? 44, बचे 2 एक्स और वाई, तो ये हो गए लिंग गुणसूत्र। तो यहां पे अपन ने ये तो लिखा है 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, यानी 22 22 44 और ये 45 और ये 46 हो गए टोटल 46। तो ये तो अपन ने जान लिया। अच्छा, यहां पे सेम प्रकार के एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, तो ये कैसी हो गई? समयुग्मकी से बोलते हैं अपन होमोजाइगस। क्लियर है यहां तक? अब अपन को लिंग निर्धारण, यानी इंसान में कि लड़का होना है कि लड़की होनी है, वो डिपेंड किस पे करता है, उसी को तो बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर 22 प्लस एक्स मेल, इसका संयोजन 22 प्लस एक्स से होता है, तो संभावना किसकी रहेगी? सन की, यानी कि पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर 22 प्लस एक्स मेल युग्मक का संलयन किससे होगा? 22 प्लस एक्स से ही होगा, तो क्या उत्पन्न होगी? डॉटर, यानी पुत्री। तो इस प्रकार से जब गैमीट्स आपस में संलयित होते हैं तो पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जिसको आपको पहले से इसके बारे में पता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आप सभी ने सुना भी होगा, आनुवांशिक विकार आ जाते हैं कई बार। जैसे यहाँ पे अभी अपन ने लिंग निर्धारण का टॉपिक पढ़ा है जस्ट, तो पैदा होते हैं या होते टाइम जब इंसान का जन्म हो रहा होता है, बन रहा होता है वो फीमेल की या अपनी मदर की बॉडी में, तो उस टाइम उसकी कुछ जीन की स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हिंदी में लिख देता हूं, आनुवांशिक विकार। जेनेटिक्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ध्यान से सुनना, ये होते क्या है, कितने प्रकार के हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से दिए हुए हैं। तो आपके सिलेबस में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं उनमें से है एक तो डाउन सिंड्रोम, एक टर्नर सिंड्रोम, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक हीमोफीलिया, ये सभी दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको कोई भी एक पूछ सकता है कि क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, कोई नई बात नहीं है अपने लिए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है आपके वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, कौन से गुणसूत्र की अधिकता या कमी के कारण होता है, क्या इसके पहचान के लक्षण हैं, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के एग्जाम में भी। तो यहां तो अपने महत्वपूर्ण है ही है, तो ध्यान से सुनना। डाउन सिंड्रोम इस टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर एकाधिसूत्रता यानी अपन ने जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ रहे थे अपन, तो वहां पे अपन ने उसका सेकंड टाइप, संख्या में परिवर्तन, नंबरल चेंजेस, वहां पे अपन ने पढ़ा था। असुगुणिता में, एन्यूप्लॉइडी में उसके दो प्रकार, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। उसको क्या बोल रहे थे अपन? एकाधिसूत्रता और एक न्यून सूत्रता, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं है, अपने पहले पढ़ी हुई है। तो यह एकाधिसूत्रता जिसे बोलते हैं अपन
ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जिसे अपन लिख सकते हैं 2n+1, अर्थात 46+1 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया? वैसे तो 2n होनी चाहिए, 46 होनी चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा में है, तभी तो बोल रहे हैं एकाधिक सूत्रता, एक अधिक सूत्र, जिसे बोल रहे हैं ट्राइसोमी, यानी 46+1 यानी कि 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यानी कि एक क्रोमोसोम ज्यादा उपस्थित है, जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब ये होता क्या है, कौन से क्रोमोसोम या कौन से गुणसूत्र में होता है? तो ध्यान देना, क्रोमोसोम नंबर 21 यानी जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो 2 की बजाय 3 बार उपस्थित होता है, के 3 टाइम प्रेजेंट होने के कारण, यानी 2 बार होना चाहिए था, 3 बार उपस्थित होने के कारण जीन की स्ट्रक्चर में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जीन की स्ट्रक्चर में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात एक अतिरिक्त क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है, तो अपने आप एक एक्स्ट्रा हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक अतिरिक्त गुणसूत्र किससे जुड़ गया? समजात, जिसे बोल रहे थे अपन होमोलोगस, समजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है, यानी एक समजात गुणसूत्र था, उसके साथ एक और जुड़ गया, तो जीन की संरचना में अपने आप परिवर्तन हो गया, असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, यानी 46 की जगह 47 हो गए। कौन से नंबर के? 21वें नंबर के 2 बार उपस्थित होते थे, लेकिन अब 3 बार उपस्थित हो रहे हैं, तो अपने आप एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको मंगोलिता इंग्लिश में मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जो डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, इसको मंगोलिता या मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनका चेहरा भरा हुआ गोल, जैसे मंगोलियन प्रजाति के बच्चे होते हैं उनके जैसा दिखाई देता है। तो ये मंगोलिता शब्द कहां से लिया है? क्योंकि ऐसा जो बॉडी की संरचना होती है, फेस की संरचना होती है, वो मंगोलियन जाति में देखी जाती है कि जो हेड वाला पार्ट है ये भरा हुआ होता है, गोल गोल होता है, सूजा हुआ सा, और ऊपर की जो पलकें हैं ये नीचे की ओर झुककर मुड़ी हुई होती है। तो ऐसा किन में देखने को मिलता है? मंगोलियन जाति में। तो इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है, इस डिसऑर्डर को मंगोलिज्म या मंगोलिता भी कहा जाता है। इनमें मानसिक मंदता पाई जाती है, यानी मंद बुद्धि होते हैं ऐसे बच्चे, इसलिए इसे मंगोलियन मूर्ख, क्या बोलेंगे? मंगोलियन मूर्ख, अर्थात मंगोलियन जड़ बुद्धिता, दूसरा नाम और दे रखा है इसका, मंगोलियन मूर्ख बोल सकते हैं, क्योंकि मानसिक मंदता होती है इनमें, मानसिक रूप से ये विकसित नहीं होते, इसलिए मानसिक मंदता पाई जाती है ऐसे बच्चों में, इसीलिए इन्हें मंगोलियन मूर्ख अथवा मंगोलियन जड़ बुद्धिता, मंगोलियन जड़ बुद्धिता
इसे बोलते हैं मंगोलियन इडियोसी। मंगोलियन इडियोसी के नाम से जाना जाता है। तो कंपटीशन के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा, डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम के अधिकता के कारण होता है? 21वें नंबर, 2 की जगह 3 बार उपस्थित हो गया। और मंगोलिज्म को किस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। तो मंगोलियन, या तो इससे पूछ लेगा डायरेक्ट मंगोलिज्म या मंगोलिता या मंगोलियन मूर्ख, कौन से क्रोमोसोम के अधिक उपस्थिति के कारण होता है या कौन से सिंड्रोम के कारण होता है? तो ऐसे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस ऑल ओवर को मिला के अपन ऐसे बच्चों के या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड्स हैं, उनके पहचान के लक्षणों की अगर बात करें तो अपन बता सकते हैं आसानी से कि इनमें मानसिक मंदता पाई जाती है, अर्थात ब्रेन को विकसित करने वाले जो जीन्स है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो असंतुलित हो जाती है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू, मेंटल एबिलिटी वो बहुत ही वीक होती है। एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा ये कि इनमें जन्म से ही हार्ट से संबंधित बीमारियां होती है। फिर अगला, इनकी जो जीभ है, जो टोंग्यू है, वो मोटी होती है और उस पर धारियां सी बनी हुई होती है। एक ये लक्षण हो गया। अगला ये बता सकते हैं कि इनकी जो हथेलियों की जो छाप है, जो अपनी हाथ की जो रेखाएं हैं, इनकी छाप नॉर्मल इंसानों की बजाय अलग ही होती है। ठीक है, तो इसकी कुछ पहचान के लक्षण है डाउन सिंड्रोम के, मंगोलिज्म के। तो ऐसे अपन को इस डाउन सिंड्रोम को अच्छे से वर्गीकृत करना होता है। कहीं से भी अपन को क्वेश्चन पूछे, अपन आसानी से इसमें से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर लेंगे। धन्यवाद।